हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। देखिए, अभी हमारी जो एनसीईआरटी एक्सप्रेस चल रही है उसमें हम क्लास 10 की जो है बिहार बोर्ड एससीईआरटी की बुक डिस्कस कर रहे हैं और हम लगातार जो है थ्योरी पढ़ रहे हैं। देखिए, एमसीक्यू भी हम पढ़ेंगे और कुछ चैप्टर के हम एमसीक्यू कर चुके हैं, आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। आप हमारे एनसीईआरटी एक्सप्रेस नाम की प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने लगातार जो है 3 दिन में जो है यूरोप में राष्ट्रवाद देख लिया और समाजवाद एवं साम्यवाद देख लिया और हिंद चीन में जो है राष्ट्रवादी आंदोलन देख लिया, जिसमें वियतनाम, आपका लाओस, कंबोडिया, अमेरिका ने कैसे इंटरफियर किया और फ्रांस की जो है इसमें वर्चस्व कैसे कायम हुआ, फ्रांस के उपनिवेश कैसे स्थापित किए गए और ये सभी चीज़ें हमने देखी थी। तो आज के वीडियो में हम जो है यूरोप में राष्ट्रवाद कह रहा हूँ, भारत में राष्ट्रवाद देखेंगे और ये चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो है बहुत सारे सवाल आपके, चाहे वो जीएस सेक्शन में हो चाहे आपके सब्जेक्ट में हिस्ट्री वाले सेक्शन में हो, आपको देखने को मिलते हैं। तो आप सभी लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो है वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई सजेशन या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए, अभी हम केवल और केवल जो है थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट की सारे के सारे पीवाईक्यू और एनसीईआरटी एक्सप्रेस में मैंने जो है एमसीक्यू भी करवा रखे हैं, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार हम जो है भारत में राष्ट्रवाद जो है ये वाला एनसीईआरटी से भी कवर कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो है हम बिहार की एससीईआरटी से कवर करेंगे, तो थोड़ा सा इसमें जो है बिहार के फैक्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए मैं जो है बिहार बोर्ड की एससीईआरटी बुक आपको कवर करवाने वाला हूं। तो आप सभी लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और अपना जो है सेशन जो है शुरू करते हैं। आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद। अब इसमें राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्या क्या कारण थे जिन्होंने क्रांति करवाई, कैसे जो है राष्ट्रवाद सभी लोगों में प्रखर रूप से सामने आ रहा था और टाइम टाइम पर कौन कौन से जो है नियम कानून थे जो जिसको जो है जिसने इनको जो है बढ़ावा दिया। तो ये सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं। देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे और हम सीधा सीधा चलते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। तो बहुत से जो है ब्रिटिश शासक जो थे बहुत अराजकतावादी थे, लगातार जो है भारत में जो है लगातार जुल्म कर रहे थे और जो है शोषण की नीति अपना रहे थे। और इसी के संबंध में 1857 की जब क्रांति हो गई, क्योंकि उसमें जो चर्बी लगे कारतूस की अफवाह फैली, आप सभी लोग जानते हैं। ये तो तत्कालिक कारण था, बाकी किसी की जो है जमींदारी चली गई थी, किसी का राज्य हड़प लिया गया था। कभी जो है हड़पने की नीति, कभी जो है विलय की नीति, ऐसी नीति के तहत जो है राज्यों को हड़पा जा रहा था। तो ये सभी जो है धीरे धीरे इन सब के अंदर जो है विरोध की भावना जो है उत्पन्न हो रही थी। लेकिन तत्कालिक कारण क्या था कि चर्बी लगे कारतूस का जो है मंगल पांडे ने चलाने से इनकार कर दिया और जब उनका जो है उनको ज़बरदस्ती की गई तो उन्होंने अपने एक अधिकारी की जो हत्या कर दी। इसीलिए जो है आपका 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, आप सभी लोग जानते हैं। और अलग अलग जो है क्षेत्र से अलग अलग नेताओं ने, हम कह सकते हैं, उन्होंने जो है इसका जो है नेतृत्व किया था। अब देखिए, जब इसके बाद जब 1857 का विद्रोह दबा दिया गया, फिर 1858 में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के साथ ही सभी देसी राज्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य के सीधे अधीन आ गए। पहले जो क्या था, 1858 के पहले यहाँ क्या होता था, यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और सभी चीज़ें जो होती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के देखरेख में ही होती थी। लेकिन जब विद्रोह हो गया उसके बाद महारानी विक्टोरिया ने जितने भी हमारे यहाँ जो है उपनिवेश थे और पूरा भारत का शासन जो है इन्होंने अपने अधीन कर लिया। इसके बाद देखिए कैसी घटनाएं हुई। देखिए, 1878 में जो है लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद 1889 में जो है 79 में आर्म्स एक्ट के द्वारा जो है इनको भारतीयों को शस्त्र रखने के लिए गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो लगातार जो है अंग्रेजी भाषा में अगर कोई पत्र या पत्रिकाएं चल रही हैं तो उनको जो है मान्यता दी गई। बाकी सभी भाषाओं के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लागू कर दिया गया। और फिर जो है उसके एक ही साल बाद आर्म्स एक्ट लागू कर दिया गया, ताकि जो है भारतीय जो है अस्त्र शस्त्र न रख पाएँ। इसके बाद देखिए, जब एक निर्णय आया कि जो है भारतीय जज भी यूरोपियों पर मुकदमा सुन सकते हैं, तो वहाँ पर भी विवाद हो गया, जिसे हम इल्बर्ट बिल विवाद के नाम से जानते हैं, और इसको जो है वापस लेना पड़े। तो इस बिल का उद्देश्य क्या था, भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना और उस विशेषाधिकार को समाप्त करना जो यूरोप के निवासियों को अभी तक प्राप्त था। पहले क्या होता था कि यूरोप के निवासियों पर अगर कोई मुकदमा चलेगा तो उसे केवल यूरोपीय जज सुन सकते थे। लेकिन 1883 में
जो है रिपन ये बिल लेकर आए थे और इसका बहुत ज़्यादा जो है विरोध हो गया था और इसको जो है सरकार को वापस लेना पड़ा था। इसी तरह 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट जो है स्थापित किया, जिससे जो है नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया और 1905 में जो है बंगाल का विभाजन भी कर दिया गया। कर्जन ने इसको सांप्रदायिकता के आधार का तर्क देते हुए कहा कि इससे जो है प्रशासनिक सुविधा होगी, लेकिन ये जो है केवल और केवल जो है जो राष्ट्रवादी भावनाएं जग रही थी उनको दबाना था। देखिए, इससे भारतीयों में काफ़ी रोष पैदा हुआ और राष्ट्रवादी भावना जो है बलवती हुई। आगे चलकर 1911 में ब्रिटिश सरकार को इसे रद्द करना पड़ा और 1907 ईस्वी को देशद्रोही सभा अधिनियम सभाओं पर लागू कर दिया गया और 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वालों को दंडित करने के लिए पारित किया गया। तो देखिए कैसे एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी और कैसे कैसे जो है देश राष्ट्रवादी भावनाओं से जो है भर रहा था। आगे देखिए, डलहौजी की संरचनात्मक योजना के अंतर्गत भारत में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन और व्यवस्थित परिवहन की व्यवस्था शुरू हुई और इन सबके द्वारा संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के बीच जो है दूरियां घटने लगी, स्थानीयता समाप्त होने लगी। एक केंद्र दूसरे केंद्र से जुड़ गए, एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ गए और राष्ट्रवाद के विकास में सहायक बने। अब पहले लोग कहीं नहीं जा नहीं सकते थे, कहीं जो है चिट्ठी नहीं भेज सकते थे, अब जो है ट्रांसपोर्ट भी मिलने लगा और जो है पत्र भी आसानी से पहुंचने लगे। तो यहाँ पर भी जो है एक दूसरे से लोगों ने बात करना शुरू कर दिया और जो है राष्ट्रवाद के विकास में इससे काफ़ी मदद मिली। भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति ने राष्ट्रवाद के उदय में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इससे प्रजातंत्र एवं आधुनिक प्रगति की जानकारी मिली। मानवतावाद, व्यक्तिवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण, फ्रांस की राज्य क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी मिली और लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचार से जो है भारतीय जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। अब वो अपने उत्तरदायित्व और नवीन कानून से अवगत होकर अधिकार की बात करने लगे थे। आर्थिक कारण क्या था? भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियाँ बनाई वो जो है इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि और कुटीर उद्योगों को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों, कामगारों और अन्य वर्गों की निरंतर जो है स्थिति बिगड़ती चली गई। अंग्रेजों की कृषि नीति मुख्य रूप से अधिकतम भू राजस्व एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रेरित थी और अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। जमींदार किसानों से उससे कहीं अधिक लगान वसूलते थे और जितना कि इन्हें सरकार को देना होता था। मान लो 100 रुपये देना है तो ये 200 रुपये जो है किसानों से वसूलते थे और 100 रुपये अपने खुद रख लेते थे। 100 रुपये जो है ये अंग्रेजी सरकार को देते थे। जब भी किसान जमींदार या महाजन द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे तब सरकार नकदी फसलों की उगाही अपनी मनमानी कीमतों पर करती थी और इन फसलों का प्रयोग अंग्रेज अपने उद्योग धंधे में कच्चे माल के रूप में करते थे। कपास और नील उपजाने वाले किसान इस नीति से जो है अत्यधिक पीड़ित थे। इसीलिए आप देख सकते हैं कि 1917 में जो आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो इसी का परिणाम था। उद्योग के क्षेत्र में भी मजदूर कामगारों को भी अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। अंग्रेजों ने भारत में बने कपड़े के निर्यात पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए, जबकि इंग्लैंड में मशीन से बने कपड़े भारतीय में बिक्री पर किसी भी तरह का कर या प्रतिबंध नहीं था। सरकार द्वारा सन 1882 में सूती वस्त्रों से आयात कर हटा लिया गया। भारत में मशीन से बना सामान इंग्लैंड से आता था और यहाँ पर कारखाना लगाए जाने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी क्योंकि सरकार भारत में औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में कामगारों का बेरोजगार होना स्वाभाविक था। अब कृषि और उद्योग के संक्षिप्त विवरण में हमने यह देखा कि भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग अंग्रेजी शासन के अधीन कठिनाइयों का सामना कर रहा था। जनता में असंतोष की भावना एकाएक राष्ट्रीय चेतना को जन्म नहीं देती है। वास्तव में यह असंतोष विभिन्न समयों पर विद्रोह के विभिन्न पहलुओं के रूप में उभर कर सामने आया। जब से कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ तब से लेकर 1857 ईस्वी तक के विद्रोह में कई सारे विद्रोह हुए और 1857 के विद्रोह की बारंबारता, जिसमें नील विद्रोह, पाबना विद्रोह प्रमुख है। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने इस ओर सोचने को बाध्य कर दिया कि आखिर सफलता के लिए आवश्यक योजना क्या है। भारतीय इसके निष्कर्ष पर पहुंच गए कि लक्ष्य की स्पष्टता और मजबूत संस्था, परिपक्व नेतृत्व, लड़ाई के तरीकों में शुद्धता और सुनियोजित आंदोलन के जरिए जो है स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि एक बार जब फेल हुए तो वहां पर जो है इन्होंने अपने जो है फेल होने से कुछ सीखा था। अब देखिए सामाजिक कारण क्या थे, तो राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश सरकार की प्रजाति भेद भी नीति जो है महत्वपूर्ण जो है कारक थी। अपने को श्रेष्ठ समझते थे अंग्रेज लोग और भारतीयों को जो है हे दृष्टि से देखते थे। यहाँ तक कि विदेशों में भारतीयों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर कई तरह के कानूनी प्रतिबंध लगाए जा चुके थे भारत में, तो उनके साथ भारतीयों को रेलगाड़ी में यात्रा करने नहीं दिया जाता था। रेलगाड़ी में, क्लबों में, सड़कों पर और होटलों में अंग्रेज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इससे भारतीय जनता जो है जनता में अंग्रेजों के प्रति जो है घृणा का भाव जो है जागृत हो रहा था। सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों की पक्षपूर्ण नीति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया और सरकार द्वारा ऊंचे ऊंचे सरकारी पदों पर भारतीयों को अलग रखने का हर संभव प्रयास किया गया। भारत का शासन भार अधिकतर जो है इंडियन
सिविल सर्विसेज के अधिकारियों के हाथ में था और सैद्धांतिक रूप से इस सेवा के चुनाव की प्रतियोगी परीक्षा जो है भारतीय उम्मीदवार भी भाग ले सकते थे, किंतु इस सेवा में भारतीयों का चुनाव जो है बहुत कठिन था। परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में होने के कारण अधिकतर भारतीयों के लिए उसमें सम्मिलित होना कठिन था। यदि कोई भारतीय सफल भी हो जाता तो क्या करते थे, उसकी नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करके उन्हें जो है पदच्युत करने की जो है पूरी कोशिश सरकार करती थी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया गया। अतः भारतीय शिक्षित वर्ग और मध्यम वर्ग ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद कर दिया था। देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्या थे, तो ये प्रथम आईसीएस थे। देखिए धार्मिक कारण क्या था, विश्व में किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की और इन महापुरुषों में राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, चार्ल्स विल्किंस आदि यूरोपीय विद्वानों ने भी भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद किया। इससे भारतीयों के हृदय में अपने धर्म के प्रति निष्ठा की भावना जागृत हुई और इन सुधारकों ने एकता, समानता और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाकर भारतीय जनजीवन में नई चेतना का मंत्र फूंक दिया। फलता जो है राष्ट्रवाद का उदय हो गया। सन 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्रवाद के उदय की परिणति थी। प्रारंभ में यह सिर्फ जो है सुधारों की मांग करता रहा, लेकिन 1914 ईस्वी तक अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीतियों ने कांग्रेस के सदस्यों को उग्र बना दिया और बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। तभी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और अंग्रेज सरकार ने भारत को भी एक युद्धकारी देश जो है घोषित कर दिया गया। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत से क्या संबंध रहा। प्रथम विश्व युद्ध आप सभी लोग जानते हैं 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, जिसमें दो गुट थे। एक में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस था और दूसरे में जो है ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और जर्मनी था। इनको केंद्रीय शक्तियाँ कहते थे और फ्रांस, ब्रिटेन, रूस को जो है ये मित्र राष्ट्र कहा जाता था। अब ये 4 वर्षों तक लड़ा गया था, आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है। अब इसने जो है भारत को कैसे जो है प्रभावित किया। देखिए प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था भारत सहित अन्य एशियाई देशों और अफ्रीकी देशों में उसकी स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयासों के क्रम में लड़ा गया। ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत सबसे महत्वपूर्ण था और इसे प्रथम विश्व युद्ध में अस्थिर माहौल में भी हर हाल सुरक्षित रखना था। अब देखिए उसकी पहली प्राथमिकता थी कि यह युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दिया और भारत जो है में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यहाँ क्रमशः एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करना है। अतः 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का विकास हो सके और उसका फायदा अंग्रेजों को मिल सके। अब प्रथम महायुद्ध के समय भारतीय घटनाक्रम कैसे चल रहा था। देखिए विश्व युद्ध के समय होने वाली तमाम घटनाएं युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों की ही देन थी। इसने भारत में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा की, जिससे राष्ट्रवाद ज़्यादा परिपक्व हो गया। देखिए युद्ध में प्रारंभ के साथ ही जो है तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में हर संभव सहयोग दिया, क्योंकि उन्हें सरकार के स्वराज संबंधी आश्वासन पर भरोसा था। युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही भारतीयों का भ्रम टूट गया और रक्षा व्यय में इजाफा के साथ ही भारतीयों पर कर का बोझ बढ़ गया, जिससे महंगाई का दर भी बढ़ गया। तत्कालीन राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार पर स्वराज प्राप्ति के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। 1915 और 17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग का जो है आरंभ कर दिया। आप सभी लोगों ने पहले भी पढ़ा है और इससे संबंधित बहुत से सवाल मैंने आपको कराए हुए हैं। युद्ध के इसी काल में क्रांतिकारी आंदोलन का भी भारत और विदेशी धरती दोनों जगह पर विकास हुआ और भारत में क्रांतिकारी संगठन बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब समेत संपूर्ण उत्तरी भारत में फैल गया। तो वहीं अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने लाला हरदयाल के प्रयासों से 1913 में गदर पार्टी के स्थापित कर भारत में सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। देखिए ये सब आपके इंपॉर्टेंट है, गदर पार्टी वगैरह ये सब पूछा जाता है, इसको जो है नोट करिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में ही 1916 में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हुई और पहला यह कि कांग्रेस के दोनों दल गर्म और नरम दल में बंट गए थे। दूसरे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है एक राजनीतिक समझौता चलाने को लेकर समझौता हुआ, राजनीतिक आंदोलन चलाने को लेकर समझौता हुआ और युद्ध काल में ही भारतीय राजनीति के रंगमंच पर महात्मा गांधी का उत्कर्ष उनके द्वारा संचालित 3 सफल प्रयासों चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह के जो है बाद हुआ। अब प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए विश्व युद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। पहले तो कीमतें बढ़ी, फिर आर्थिक गतिविधियां मंद होने लगी, जिससे नगरों में रहने वाले शिक्षित भारतीय लगातार बेरोजगार होने लगे। महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई, जिससे मजेदारों, दस्तकारों और किसानों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। युद्ध के दौरान इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था संकट से घिर गई। भारत में होने वाला उनका आयात रुक गया, जिसके कारण
भारतीय उद्योग फले फूले थे। भारतीय उद्योगपतियों का एक ही वर्ग इस परिस्थिति में उदित हुआ, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ स्थितियां बदल गई। पुनः भारत में विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ा। भारतीय उद्योगपति सरकार से चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं के आयात पर सरकार भारी शुल्क लगाए ताकि उनका घरेलू उद्योग बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस परिस्थिति में उन्होंने महसूस किया कि एक मजबूत राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा दबाव बनाकर ही यह प्राप्त किया जा सकता है। और प्रथम महायुद्ध ने जो है या विश्व युद्ध ने भारत सहित पूरे एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी भावना को प्रबल कर दिया। युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए जनतंत्र राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का एक नया युग आरंभ करने का वचन दिया, लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने अपना उपनिवेश खत्म करने के बजाय उस पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। भारत में उनका इसका उदाहरण है रोलेट एक्ट 1919। देखिए इसमें जिसमें किसी भी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था और शक के आधार पर इनको गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। इसी कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को प्रसिद्ध जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और पूरे पंजाब में जो है मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, जिसमें लोगों पर जो है पाशविक अत्याचार किया गया। महायुद्ध के बाद भारत में राष्ट्रवाद की जो लहर उठी उससे प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने उसमें शासन में कुछ सुधार करने का प्रयास अवश्य किया, जो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना था। भारत सरकार अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता है और इस प्रस्ताव में प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया और निश्चित किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य चुनकर आए। केंद्र में 2 सदनों लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट में उच्च सदस्यों की संख्या जो है बढ़ाई गई, मगर भारतीय राष्ट्रवादी इन मामूली छूटों से बहुत आगे बढ़ चुके थे। स्वराज या राजनीति की छाया मात्र से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। अब वे लोग निर्णायक राजनीतिक संघर्ष के लिए मानसिक रूप से जो है तैयार हो चुके थे और प्रथम विश्व युद्ध का प्रत्यक्ष प्रभाव खिलाफत आंदोलन के रूप में सामने आया। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की, जो इस्लामिक दुनिया का राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता खलीफा था, उसकी हार हो चुकी थी। ऐसी अफवाह फैली कि ऑटोमन सम्राट पर एक सख्त संधि थोपी गई है और इससे भारतीय मुसलमानों में नाराजगी बढ़ गई। उधर 1916 में लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ में, जिसे हम लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं, ये लखनऊ में संपन्न हुआ और मुसलमानों और हिंदुओं के लिए साझी राजनीतिक जमीन पहले से ही तैयार कर दिया इसने। और इस स्थिति में गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को भावी राजनीतिक आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाते हुए असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर दी। महायुद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि गोरों को प्रतिष्ठा घटी। साम्राज्यवाद के आरंभ से ही यूरोपीय शक्तियों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जातीय सांस्कृतिक श्रेष्ठता का विचार दिया, लेकिन युद्ध के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ धुआंधार प्रचार कर रहे थे तथा विरोधियों द्वारा उपनिवेशों में बर्बर और असभ्य व्यवहार का पर्दाफाश किया जा रहा था। स्वाभाविक तौर पर उपनिवेशों भारत की जनता ने दोनों पक्षों पर विश्वास किया और गोरों की श्रेष्ठता का भय उनके मन से उठने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण जो 1919 से 1947 तक के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण कर दिया और जनवरी 1915 में गांधी जो है अफ्रीका से लौटने के बाद रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। चंपारण और खेड़ा में कृषक आंदोलन और अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर गांधी जी ने प्रभावशाली राजनेता के रूप में अपनी जो है राष्ट्रीय पहचान बनाई। और प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर में इन्होंने कांग्रेस, होम रूल लीग और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ भी घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। ब्रिटिश सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियों एवं रोलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। और रोलेट एक्ट के विरोध में जो है सत्याग्रह कब हुआ और कैसे हुआ, ये आप देखिए। बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं और असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रोल्ड की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। समिति ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए निरोधात्मक और दंडात्मक दोनों प्रकार के विशेष विधेयकों का सुझाव दिया और समिति की अनुशंसा पर क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में पारित किया गया। और इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। महात्मा गांधी सरीखे नेताओं ने इसे अनुचित स्वतंत्रता का हनन करने वाला और व्यक्तियों के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला बताया। इस जो है रोलेट एक्ट के विरोध के लिए गांधी जी की अध्यक्षता में एक सत्याग्रह सभा आयोजित की गई और गिरफ्तारियां भी दी गई। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजित किया गया। कई जगहों पर आंदोलन हिंसात्मक हो गया और विरोध की अंतिम परिणति 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में हुई। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ, देखिए। विश्व युद्ध जनित घटनाओं का प्रभाव पंजाब में विशेष रूप से परिलक्षित होने के कारण वहां जनमानस आंदोलित था और 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 को 2 स्थानीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और जो है सैफुद्दीन किचलू को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था और ये दोनों कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के स्वागत समिति के सदस्य भी थे। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो है 13 अप्रैल 1919 को इसी बीच भारतीयों को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्वक चल रही सभा पर गोलियां चलाकर लगभग हजारों लोगों की हत्या कर दी। बहुत से लोग घायल हो गए और जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का माहौल कायम कर दिया गया।
इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से जो है त्यागपत्र दे दिया था। ये आपको KC2 मूवी में आपको दिखाया गया है ये चीज़ें कि शंकरन नायर ने कैसे केस लड़ा और कैसे जो है इस्तीफा दे दिया था, ये सभी चीज़ें हैं। अब गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक और नई जान फूंक दी। अब देखिए खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध के खिलाफ में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया और इससे मित्र राष्ट्रों द्वारा नियुक्त एक उच्चायोग के अधीन कर दिया गया। चूंकि ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, अतः भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किया जाने वाला यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं था। भारतीय मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए जाने वाले वादा खिलाफी को विश्वासघात के रूप में देखते थे और 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन की अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन प्रारंभ कर दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, खिलाफत आंदोलन कहते हैं। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में जो हुआ था, यहाँ पर समर्थन पाकर यह आंदोलन काफ़ी सशक्त हो गया और नवंबर 1919 में गांधी जी जो है अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बन गए थे। इससे जो है गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के महान अवसर के रूप में देखा और खिलाफत आंदोलनकारियों ने 3 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया। तुर्की के सुल्तान खलीफा को पर्याप्त लौकिक अधिकार प्रदान किया जाए और ताकि वह इस्लाम की रक्षा कर सके, अरब देश को मुस्लिम शासन के अधीन किया जाए और खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस जो है ये मनाया गया था। इस बीच जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी की प्रेरणा से अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में 2 प्रस्ताव पारित कर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया और प्रथम खिलाफत मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण और द्वितीय पंजाब में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले बर्बर पदाधिकारियों को दंडित करने में सरकार की विफलता, इन्हीं 2 मुद्दों पर विशेष रूप से इस अधिवेशन में चर्चा की गई। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई और जो है स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य जो है प्रस्तावित किया गया। इस अधिवेशन में कई रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किए गए जिससे कांग्रेस के लक्ष्य की प्राप्ति को जो है बल मिला। अब असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 22 के बीच चला था और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है प्रारंभ किया गया था और प्रथम जन आंदोलन था ये। इस जन आंदोलन के मुख्य 3 कारण थे: खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना और अंततः स्वराज की प्राप्ति करना। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया। प्रथमतः जो है अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने और नैतिक रूप से पराजित करने के लिए निषेधात्मक कार्य, जिसके अंतर्गत उपाधियों और अवैतनिक पदों का जो है त्याग करना, सरकार तथा गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार करना, विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ मेसोपोटामिया में नौकरी करने से इनकार करना। द्वितीय रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना, राष्ट्रीय विद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना ताकि सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करने वाले विद्यार्थी जो है पढ़ाई जारी रख सकें, स्वदेशी को अपनाना, चरखा को लोकप्रिय बनाना, तिलक स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना और 20 लाख चरखों का संपूर्ण भारत में वितरण करना शामिल था। आगे देखिए आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ। 1 जनवरी 1921 में जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और जो है संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। विदेशी कपड़ों का जो है बहिष्कार और छात्रों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार जारी रहा। आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की गई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे बड़े बड़े बैरिस्टरों ने अपनी वकालत छोड़ दी और आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया। प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 को मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया और सरकार ने आंदोलन को गैरकानूनी करार देते हुए लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के विरोध में गांधी जी ने सरकार को सविनय अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी का जो है राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाना पर हमला कर दिया। यह कब की घटना है? 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली गई और गांधी जी समझ गए कि जनता अभी व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। फलतः 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के निर्णय अनुसार आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्षों के कारावास की सजा दी गई। असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित करने और गांधी जी की गिरफ्तारी के परिणाम स्वरूप खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई और इसके अलावा देखिए संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। ना ही स्वराज की प्राप्ति हुई, ना ही पंजाब के आंदोलनों का अन्यायों का निवारण हुआ। लेकिन इन असफलताओं के बावजूद इस आंदोलन ने महान उपलब्धि हासिल की। कांग्रेस एवं जो है गांधी में संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जो है जागृत हुआ और समूचा देश पहली बार एक साथ जो है आंदोलित हो उठा। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली और चरखा और करघा को भी बढ़ावा मिला।
अब इसके बाद जो है असहयोग के बाद हमारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। और देखिए ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में एक छेड़ा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा ऐसा जन आंदोलन था जिसका सामाजिक आधार काफ़ी विस्तृत था। इसमें आप देखेंगे असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी, परंतु इसी बीच कुछ ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति हुई जिसने मृतप्राय राष्ट्रवाद को एक नया जीवन प्रदान किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कई कारणों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत जो है समझा जा सकता है। जैसे 1919 में आपने साइमन कमीशन को देखा। देखिए 1919 को जो है एक्ट को पारित करते समय जो है ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि 10 वर्षों के पश्चात जो है पुनः इन सुधारों की समीक्षा की जाएगी। और परंतु जो है समय से पूर्व भी नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। और यह आयोग 7 सदस्यीय सदस्य था, जिसके सभी सदस्य जो है अंग्रेज थे और सन जॉर्ज साइमन को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर जो है विचार करना था। परंतु भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध त्वरित और शीघ्र प्रतिक्रिया जो है तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली। विरोध का मुख्य कारण यह था कि कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा जाना था और भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। 3 फरवरी 1928 को देखिए इंपॉर्टेंट है, 1927 में इसकी जो है इसका गठन हुआ था। 1928 में जो है 3 फरवरी 1928 को यह बम्बई पहुंचा और इसका स्वागत जो है काले झंडों और हड़तालों और प्रदर्शनों से हुआ। प्रदर्शनकारियों ने साइमन वापस जाओ या साइमन गो बैक के नारे लगाए और इस प्रकार साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन ने तात्कालिक रूप से एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष को जन्म दे दिया। अब इसके बाद देखिए नेहरू रिपोर्ट कैसे तैयार की गई। देखिए साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत जो है सचिव जो थे लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों और गुटों को जो है मान्य हो। और भारत सचिव को चुनौती का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजित किया। इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति ने ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेटस की दर्जा देने की मांग की, जिससे कांग्रेस का एक वर्ग जो है असहमत था। यद्यपि नेहरू रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हो सकी, लेकिन इसने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय को जन्म दिया। सांप्रदायिकता की जो भावना अंदर ही थी अब ठीक जो है उभर कर सामने आ गई। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने इसे फैलाने में सहयोग किया, अतः गांधी जी ने इसे निपटने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये प्रस्तुत किया। देखिए विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, तो ये हमने पहले भी विश्व के इतिहास में पढ़ चुका है, चाहे हम फ्रांस की क्रांति की बात करें या रशियन क्रांति की बात करें, इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, तो उन सभी में हमने विश्वव्यापक जो है आर्थिक मंदी देखी थी। अब 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भारत का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा और मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई। भारत का निर्यात कम हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने भारत से धन निष्कासन बंद नहीं किया। अनेक कारखाने बंद हो गए और अनेक पूंजीपतियों की हालत जो है खराब हो गई। किसान वर्ग तो पहले से ही गरीबी की मार झेल रहा था और पूरे देश का वातावरण सरकार के खिलाफ था। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु एक उपयुक्त अवसर दिखाई पड़ रहा था और समाजवाद का जो है प्रभाव भी बढ़ रहा था। देखिए इस समय मार्क्सवादी एवं समाजवादी विचार तेजी से फैल रहे थे। कांग्रेस संगठन के अंदर भी जवाब महसूस किया जा रहा था। इस जवाब की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर वामपंथ के उदय के रूप में हुई और इस नई प्रवृत्ति के नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। अतः वामपंथी दबाव को संतुलित करने के हेतु आंदोलन के नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि स्वतंत्रता घोषणा के पूर्व महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार थे। हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रों की भांति अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं, हम स्वतंत्र होकर रहें। हम भी यह मानते हैं कि यदि कोई सरकार अधिकार छीन लेती है और प्रजा को सताती है तो प्रजा को सरकार को बदल देने या मिटा देने का अधिकार है। और भारत की अंग्रेजी सरकार ने भारतवासियों का अपहरण ही नहीं किया, बल्कि उनका आधार भी गरीबों के रक्त के शोषण पर है। उसने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारत का नाश कर दिया है। अतः हमारा विश्वास है कि भारत को अंग्रेजों से संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। जिस शासन ने हमारे देश का सर्वनाश कर दिया उसके अधीन रहना हमारी राय में मनुष्य और भगवान दोनों के प्रति अपराध है। किंतु हम यह भी मानते हैं कि हमें हिंसा के द्वारा स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, इसलिए हम ब्रिटिश सरकार से यथा स्वभाव स्वेच्छापूर्ण किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे और सविनय अवज्ञा एवं करबंदी तक के साज सजाएंगे। अब देखिए क्रांतिकारी आंदोलन का जो है उभार कैसे हुआ। इस समय भारत की स्थिति जो है बहुत विस्फोटक थी और मेरठ षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस ने सरकार विरोध विचारधारा को उग्र बना दिया। बंगाल में भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की गतिविधियां एक बार फिर उभरी और अप्रैल 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध ढंग से जो है छापा मारा, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो सूर्यसेन कर रहे थे, जिनका उपनाम क्या था, मास्टरदाता। तो ये सवाल आपका टीआरई में यहाँ से पूछा गया था कि चटगांव जो है शस्त्रागार पर जो धावा बोला गया था उसके नेता कौन थे, तो ये सूर्यसेन थे, याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग कैसे हुई। दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर
लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ और 31 दिसंबर 1919 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव रखा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई और इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जो है जागृत हुई। गांधी का जो है समझौतावादी रुख कैसा था? अब देखिए, आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्रीय मांग को रखा और सरकार द्वारा इसे पूरा किए जाने की स्थिति में प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित करने की बात कही, परंतु इरविन ने मांग को मानना तो अलग, गांधी जी से मिलने से भी इनकार कर दिया और इस बीच सरकार का दमन चक्र भी तेजी से चल रहा था। अतः बाध्य होकर गांधी जी ने अपना जो है दांडी मार्च आरंभ कर दिया। अब देखिए, दांडी मार्च कब से कब तक चला? तो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की और 12 मार्च 1930 को अपने जो है अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक जो है गांधी जी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। 24 दिनों के पश्चात 250 किलोमीटर की पदयात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर जो है नमक कानून का उल्लंघन किया। आंदोलन का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार था: हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाना, छात्रों द्वारा स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों को जलाया जाना, सरकार को कोई कर नहीं अदा किया जाना, औरतों को शराब की दुकानों के आगे धरना देना चाहिए, वकील अदालत छोड़ें और सरकारी कर्मचारी पदत्याग कर दें, हर घर में लोग चरखा काटें और सूत बनाएं और इससे इन सभी कार्यक्रम में सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए, तभी हम पूर्ण स्वराज की प्राप्ति कर पाएंगे। देखिए, नमक सत्याग्रह का फैलाव कैसे हुआ, प्रसार कैसे हुआ? एक बार जब गांधी जो है दांडी में नमक कानून तोड़कर इसकी रस्म पूरी कर दी तो उन्होंने कानून तोड़ने का सत्याग्रह पूरे देश में प्रारंभ कर दिया। तमिलनाडु में तंजौर के जो है समुद्री तट पर सी राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से बेदारण्य तक की नमक यात्रा की। मालाबार में के केलप्पन ने कालीकट से पोथानूर की नमक यात्रा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से आपका सवाल जो है ये बन सकता है। ठीक है, अब देखिए, पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के पठानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया और उन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की जिसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। सोलापुर में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रारंभ हुए आंदोलन ने भयंकर विद्रोह का रूप धारण कर लिया और यहाँ हड़ताल में हजारों मिलों मजदूरों ने भाग लिया। नमक सत्याग्रह में सबसे तीव्र प्रतिक्रिया धनसड़ा में हुई और यहाँ सरोजनी नायडू, इमाम साहब आदि के नेतृत्व में जो है आंदोलन शुरू हुआ, जिस दौरान व्यापक दमन चक्र का जो है सहारा लिया गया। बंगाल में चौकीदारी और यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन चलाया गया। गुजरात के विभिन्न जो है तालुकों में करबंदी आंदोलन चलाया गया। असम में कुख्यात कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया और मणिपुर और नागालैंड में रानी गाइडिंडू के प्रशंसनीय नेतृत्व जो है में जो है आंदोलन चलाया गया। अब देखिए, बिहार में आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ तो हम देखेंगे। देखिए, बिहार में समुद्र तट तो नहीं था, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनता है। और चौकीदारी करके विरोध में आंदोलन यहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया क्योंकि समुद्र तट नहीं था, नमक नहीं बनाया जा सकता था। सीवान जिले में चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व जो है गंगा प्रसाद राय ने किया। सीवान जिले में चौकीदारी कर का जो है विरोध का नेतृत्व किसने किया? तो गंगा प्रसाद राय ने। और बाद के दिनों में यह आंदोलन जो है गया, भागलपुर, इसके अलावा मुंगेर, बाढ़, मोकामा, बढ़ैया, बेगूसराय आदि क्षेत्रों में फैल गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और नंगी हड़ताल का आयोजन किया गया। तो आपसे पूछा जाता है कि नंगी हड़ताल का आयोजन कौन सी जेल में किया गया था? तो ये छपरा जेल में किया गया था। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में पटना जिला की स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसका नेतृत्व श्रीमती हसन इमाम ने किया, जिन्हें जो है विंध्यवासिनी देवी ने आगे बढ़ाया और गया में जो है चंद्रवती देवी ने चौकीदारी करके विरोध में आंदोलन चलाया। तो ये पूरा पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करिएगा। अब देखिए, ये चैप्टर बड़ा है तो आगे जो हम गांधी इरविन पैक्ट जो है ये हम जो है कल पढ़ेंगे। तो आज का सेशन जो है यहीं तक रहेगा दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 था। आप इसको एक बार पढ़िएगा, एक बार रिवाइज करिएगा, इसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे जो है कुछ सवाल पूछूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च जो था ये कब से कब तक चला था और कब जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। इसके अलावा एक सवाल और है कि जो है छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था और ये जो है कौन से आंदोलन के तहत जो है किया था। इसके अलावा हम कहेंगे कि जो है सीवान जिले में चौकीदारी कर का जो है जो आंदोलन चला था ये किसके नेतृत्व में किया गया था। तो ये इतने सवाल आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और ये आपके लिए जो है सवाल ही नहीं, आपके जो है एक प्रकार से रिवीजन का काम है। तो आप सभी लोग जो है थोड़ा सा मेहनत करिएगा, उंगलियां चलाइएगा और जो है कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और जो है इस क्लास की जो है PDF मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि मैंने कल ही जो है पूरी की पूरी आपकी SCERT क्लास 10 की हिस्ट्री वाली बुक आपको शेयर कर दी है, तो आप वहाँ से जो है पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।